एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है। विमल कुमार अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हों तो उन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है। कृपया अपनी स्क्रीन को स्टॉप प्रेजेंटिंग बटन को दबा दें, जिससे स्क्रीन प्रेजेंट होना बंद हो जाए। विमल कुमार, ध्यान दें, वो अपनी स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दें, जिससे कि जो व्यवधान आने की संभावना है वो व्यवधान ना हो पाए। खास ये है कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि कई दिन से मेरे प्रयास थे, निरंतर प्रयास चल रहे थे कि जो छात्र घरों में बैठे हुए हैं इनको कुछ अध्ययन कराया जाए। और जो ये मेरी क्लास है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, तो अगर आपकी किसी कारण से क्लास छूट रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ यह कि आप लोग को जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस पर होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क का लिंक भी मेरे ऐप में ही नीचे लिखा हुआ होगा। उस ऐप पर आप होमवर्क चेक करेंगे और उसकी समय सीमा रात 12 बजे तक होगी। रात 12 बजे तक आपको होमवर्क करके उसी ऐप में ही एक जगह होगी जहाँ पर कॉलम बना होगा होमवर्क सबमिशन का, बीएड फर्स्ट ईयर का, ना कि सेकेंड ईयर का। तो आप वहाँ पर जा कर के अपने को सबमिट कर सकते हैं। मैं आज अपने मुख्य बिंदु पर आता हूँ। बिंदु पर आने से पहले आपको बता दें, आज का जो टॉपिक है आईसीटी इन हायर एजुकेशन, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पे अगर हम देखेंगे तो जो आज हम करने जा रहे हैं ये आईसीटी की ही देन है। आईसीटी के माध्यम से ही आज हम लोग इस कार्य को कर पा रहे हैं। आईसीटी तो आज हम लोगों के पास यह समस्या आ गई थी। एक ऐसी समस्या कोरोना वायरस की आई जो लॉकडाउन के समय, ऐसी विषम परिस्थितियों में हम कक्षाएं कैसे करें, कैसे ज्ञानार्जन करें, किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई करें, इन सब बिंदुओं पर जब हम आए तो हमें लगा कि हम आईसीटी की मदद ले सकते हैं। और आपके पाठ्यक्रम में भी आईसीटी एक पाठ है। अब विमल कुमार से मैं बार बार कह रहा हूँ, वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कर दें। वे अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कर दें। अगर स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद नहीं करते हैं तो शायद मैं उन्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। विमल कुमार, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करें। हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। आज की मूल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण में हम लोग परिचर्चा करेंगे उन बिंदुओं की कि सूचनाएं हमको कैसे प्राप्त होती हैं और उनको संचारित हम कैसे करते हैं। अभी तक जो हम लोग कक्षाएं पढ़ते थे, जिन कक्षाओं में हम लोग अध्यापन करते हैं, उन कक्षाओं में सूचनाएं तो दी जाती हैं लेकिन संचार की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वो आमने सामने का संचार होता है। हमने आपको दिया कक्षा में और आपने उसे ग्रहण किया, लेकिन बदलते युग में संचार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि देखा जाए तो संचार से हम सभी अछूते नहीं हैं। जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप्स है, टेलीफोन है, ये सभी संचार के ही साधन हैं। अब देखिए आईसीटी है क्या, एक्चुअल में आईसीटी किसे कहते हैं। आईसीटी एक संचार तकनीकी है जो वास्तव में आधुनिक कंप्यूटिंग का सिस्टम है हमारा, उसको सक्षम रखने का
एक ढांचा है, उसका एक घटक है। अगर हम देखें तो आईसीटी को सूचना के कुशल प्रबंधन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये जितना भी कार्य है, कुशल प्रबंधन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आज जो हम लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के ही थ्रू तो कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जब दोनों मिल जाते हैं तभी आईसीटी का कुशल प्रबंधन हो पाता है। क्योंकि हार्डवेयर जो हमें, जैसे मोबाइल है हमारे पास, ये एक हार्डवेयर की तरीके काम करता है, और उसके अंदर जो है जिसके माध्यम से हम आप चर्चा पर चर्चा करते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है। तो इन सबको जब मिला देते हैं तो आईसीटी का कुशल प्रबंधन हो जाता है। आईसीटी का मुख्य तात्पर्य क्या है? ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसा सेटअप जो विशेष कार्य को करने में, प्रसारित करने पे, उसको स्टोर करने पर, आप स्टोर भी कर सकते हैं, उसको बनाने में, उसको साझा करने में और उसको एक्सप्लोर करने में, विनिमय करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में आज जो वर्तमान युग है, आधुनिक युग, ये सूचना तकनीकी का ही युग है। ये सूचना तकनीकी का युग है। सक्षम करने के लिए हमने जो है आज संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। संचार क्षेत्र में क्रांति का मुख्य उद्देश्य है दुनिया को एकजुट करना। नए आविष्कारों के साथ प्रौद्योगिकियों द्वारा विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। और शैक्षिक और सामाजिक, जहाँ तक शैक्षिक और सामाजिक हम दोनों बिंदुओं की चर्चा करते हैं, तो शैक्षिक बिंदु क्या है? जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। और सामाजिक क्या है? जो समाज के प्रति हमारे कार्य हो रहे हैं। शैक्षिक और सामाजिक दोनों के विकास के लिए आईसीटी का महत्व बहुत अधिक है। कैसे? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम आईसीटी की बात कर रहे हैं। आज हम लोग आईसीटी के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और समाज के लिए जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन में क्या होता है? जो कुछ हमारे पास है उसको हम जो है मोबाइल के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं। हम किसी को बताते हैं, किसी की कोई समस्या होती है उसको शेयर करते हैं। ये सभी कुछ आईसीटी के माध्यम से ही हो रहा है। और इसका मुख्य श्रेय जो है वो औद्योगिक क्रांति को जाता है। जो हमारी औद्योगिक क्रांति हुई है उसको पूरी तरीके से जाता है। आईसीटी जो है ये क्षमताओं को समान रूप से वितरित नहीं कर पाया है। बस एक ही समस्या रही कि जितने नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नवीन पहल जितने भी आ रहे हैं, उनको समान रूप से ये प्रसारित नहीं कर पा रहा है। अगर हम देखें, विकसित देशों की बात देखें, तो विकसित देशों में आज स्थिति यहाँ तक हो चुकी है कि विकसित देशों में बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। आज हम लोग वाईफाई की बात करते हैं, और विकसित देशों में क्या है कि वाईफाई ऑलरेडी सभी लोग देख पा रहे हैं। ये स्क्रीन किसकी प्रेजेंट हो रही भाई? ये कौन है? सौरभ, विमल कुमार, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट, अपना कैमरा बंद करें। विमल कुमार अपना कैमरा बंद कर लें। विमल कुमार, आवाज़ सुन पा रहे हो तो अपना कैमरा बंद करें। वहाँ पर कि आईसीटी जनित जो फायदे थे उनका बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। वहाँ पर क्या है, विकसित देशों में और हमारे देश में एक अंतर, महत्वपूर्ण अंतर, वहाँ पर पूरे इलाके ही वाईफाई। आप घर से निकलते हैं तो आप किसी भी वाईफाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट होते जाते हैं। और हमारे यहाँ वाईफाई की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वाईफाई हमारे यहाँ है ही नहीं। कहा जाता है कि यहाँ पर वाईफाई बना दिया गया है, वाईफाई जोन है, लेकिन वहाँ पर भी वाईफाई जोन नहीं होता है। और जिन जोन को वाईफाई बनाया जाता है वो लोग भी अगर देखते हैं तो उनका वाईफाई
का जो इलाका होता है वो एक निश्चित क्षेत्र में होता है और वहाँ पर भी उन लोगों के साथ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि वो 100 MB या कुछ एक डेटा भी क्लियर होता है कि इससे ज़्यादा आप वाईफाई का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर के तहत व्यवसायिक विकास के लिए कई प्रकार के संसाधन मिलते हैं और जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम देखें ICT सपोर्ट नेटवर्क डायरेक्टरी, शिक्षक अवसर कोष NOF जो वर्तमान में ICT की शिक्षा प्रदान कर रहा है, नेपा है दिल्ली में, वहाँ पे भी ICT के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जा रही है, निरंतर ऐसा चल पा रहा है। और जो वर्तमान में ICT द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक विकास ये वर्तमान में कर रहा है और इससे शिक्षकों को सीखने में बहुत मदद मिलती है। और आप सभी लगभग भावी शिक्षक हैं तो आप लोगों को भी ICT के प्रयोग आने चाहिए। बहुत पहले बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने भविष्यवाणियाँ कर दी थी कि कक्षा में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बढ़ना लगातार जारी रहेगा। वही चीज़ पहले हम लोग कैसे पढ़ाते थे। सबसे पहले अगर आप वैदिक काल में चले जाएं तो वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मध्य काल में, इन तीनों काल में ये 3 पीरियड लगभग एक जैसे रहे। वैदिक काल में भी शिक्षा का तरीका भाषण पद्धति था, व्याख्यान पद्धति था। गुरु के यहाँ जो है छात्र जाते थे और वहाँ पर जो है वो व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते थे। व्याख्यान दिया जाता था और व्याख्यान के माध्यम से ही शिक्षा छात्र प्राप्त करते थे। बौद्ध काल में आए, बौद्ध काल में भी माध्यम यही रहा, चाहे वो मठ में पढ़ें, चाहे विहार में पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें, लेकिन पढ़ाने का तरीका यही था कि वाद विवाद, प्रश्नोत्तर और व्याख्यान पद्धति, इसी का सहारा लिया गया। और उसके बाद जब हम मुगल काल में या उसको मध्यकाल कहते हैं, वास्तविकता में मध्यकाल में लगभग 600 वर्ष तक 600 वर्ष तक जो है मध्यकालीन शिक्षा रही है। और उस 600 वर्ष में की शिक्षा में भी कहीं पर भी लिखने पर जोर नहीं दिया गया, वहाँ पर भी व्याख्यान पद्धति को ही लिया जाता था। व्याख्यान पद्धति के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। आज भी वही है। विचारकों के हिसाब से जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उन्होंने कहा था कि बढ़ना जारी रहेगा, उसका महत्व बढ़ना जारी रहेगा, इसका मतलब सीधा सा है कि टेक्नोलॉजी रोज दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो जाएगी। वास्तविकता क्या है कि स्कूल पाठ्यक्रम में तकनीकी का एकीकरण जो है, तकनीकी का एकीकरण मतलब सब कुछ एक साथ करना, टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करना बहुत ही जटिल है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, कई दिन से मेरे निरंतर प्रयास हो रहे हैं कि आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को लाने पर मुझे कई दिन हो गए। खैर आज आए आप लोग, लेकिन ये एक चुनौती है कि किस तरीके से हम इन सभी को साथ में रखें। और इसके लिए कंप्यूटर का सहज एकीकरण अभी तक हासिल नहीं किया गया है। हमारे यहाँ पूर्व सरकारें थी, उन्होंने लैपटॉप बांटे। लैपटॉप बांटने के पीछे आशय कुछ नहीं था, लैपटॉप के पीछे मुख्य आशय था कि छात्र जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। टेक्नोलॉजी जब कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी। आज भी इसमें बहुत से छात्र ऐसे भी होंगे जो कक्षा में उनके पास लैपटॉप नहीं होंगे, वे लोग मोबाइल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल भी आजकल हाईटेक हो गए हैं, वो भी मिनी कंप्यूटर की तरीके, मिनी लैपटॉप की तरीके कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए कोई भी समस्या नहीं आ रही। अब निवेश प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, गुणवत्ता, अनुसंधान, इन सभी मुद्दों से यही प्रमुख मुद्दे हैं हमारे ICT के प्रमुख मुद्दे यही हैं कि प्रबंधन, मैनेजमेंट, शिक्षा शास्त्र, गुणवत्ता और अनुसंधान,
ये मुख्य मुद्दे हैं। इसमें किस तरीके से तकनीकी का उच्च शिक्षा में प्रयोग किया जाए और संपूर्ण शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी के बारे में हम देखें। वास्तविकता में उच्च शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग से जो सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है वो महत्वपूर्ण क्या है। जैसे दुर्लभ स्थानों पर जहाँ पर आवागमन के साधन ना हो, आवागमन के साधनों का भी अभाव हो, वहाँ पर भी पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि आप हमसे दूर हैं लेकिन पास हैं सभी एक दूसरे से दूर, बहुत अधिक दूर हैं। जो जहाँ पर है जैसे है वैसे ही शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक आईसीटी की ही देन थी जो आज हम लोग घर बैठे जहाँ हैं जैसे हैं वैसे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। दुर्लभ स्थान के साथ साथ इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था बहुत अधिक पारदर्शी बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें जो कुछ आप बोलेंगे ऑलरेडी सभी कुछ रिकॉर्डेड होता है। तो आप इसके लिए जब आएंगे तो व्यवस्था पारदर्शी इसलिए होगी कि आप कुछ भी गलत नहीं, आपको बता दिया गया है कि आपको 11 बजे क्लास में आना है तो इसमें आपको 11 बजे क्लास में आना ही आना है। जबकि अन्य में 11 बजे का टाइम है तो आप 10 बजे भी आ गए और 12 बजे। और इंटरनेट का प्रयोग आज हम लोग कर रहे हैं, इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से पाठ्यक्रम वितरण, पाठ्यक्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन आज मैं कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा को भी सुविधापरक बनाया जा सकता है। अब आईसीटी के प्रमुख माध्यम क्या हैं? आईसीटी का प्रमुख माध्यम पहला जो सबसे पुराना है रेडियो। रेडियो हम सभी ने देखा है, रेडियो भी आईसीटी का ही एक माध्यम है। जो हम बोल रहे हैं वो रेडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। दूसरा माध्यम टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या था? टेलीविज़न भी उसी का एक रूप है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। रेडियो के बाद टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद हमें मोबाइल मिला, मोबाइल के माध्यम से भी हम लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। उसके बाद आगे की टेक्नोलॉजी लैपटॉप, लैपटॉप हमें मिला, लैपटॉप के माध्यम से भी हम शिक्षा प्रदान कर पा रहे हैं। इसके बाद उससे आगे जाते हैं यूट्यूब चैनल। मैंने भी आज जो है अपना ये लेक्चर ऑनलाइन कर रखा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। और उसके साथ जो आज बिल्कुल लेटेस्ट है एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स क्या हैं, इनके बारे में भी हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि व्हाट आर एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। वी आल्सो नोज रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप, यूट्यूब, बट वी कैन नॉट नो educational tutorials. I also tell you educational tutorials. अब जब विकसित देश की हम बात कर चुके हैं, विकसित में बहुत आगे चल रहे हैं। विकासशील देश जो हैं आईसीटी क्षमताओं के अवसर और लाभों को इन्होंने छोड़ दिया है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास में प्रगति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। आज हम देखें तो हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आज की सभी शैक्षणिक समस्याओं के लिए रामबाण नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि आईसीटी के माध्यम से हमारी सभी शैक्षणिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। कारण आज जो हम आपसे को पढ़ा रहे हैं, एक लिमिटेड लोग सामने आ पा रहे हैं। किसी के पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है, किसी के पास लैपटॉप की प्रॉब्लम है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास बटन वाला जिसको डेकाटेक मोबाइल कहते हैं वो मोबाइल है। ऐसी कंडीशन में हमारे साथ समस्या निरंतर आती जा रही है। तो जो प्रौद्योगिकी हमारे पास है, जो शिक्षण और सीखने के लिए आवश्यक उपकरण हैं, उनको किस तरीके से हम प्रभावी ढंग से, कुशलता से उपयोग कर लें, उनकी क्षमताओं को लागू करने का अवसर, प्रशिक्षण, समर्थन और प्रयोग,
इन सभी के लिए हमें समय की निरंतर आवश्यकता होती है। इसकी निरंतर आवश्यकता होती है। तो इसके लिए शिक्षकों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में और उपयोग के बारे में सूचित और आश्वस्त किया जा सकता है। जब हम टीचर्स को बता देंगे कि आईसीटी से का प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरीके से आप आईसीटी के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करेंगे, जिस दिन हम ये बता ले गए उस दिन ये निश्चित रूप से आप मान लें कि हमारी टेक्नोलॉजी उच्च स्तर की ओर जाएगी और हम हो सकता है हम विकासशील से विकसित देश की ओर अपना कदम बढ़ा सकें। पहले भी मैंने उच्च शिक्षा में आईसीटी और इससे आईसीटी के प्रयोग से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आईसीटी के प्रयोग से हम शिक्षण को कई प्रकार से सहयोगी रूप में ले सकते हैं। आईसीटी जो है शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके को बदल सकता है और ये विशेष रूप से अधिक समर्थन करने में उपयोगी होता है। शिक्षकों के द्वारा छात्रों को आईसीटी का उपयोग करने के लिए, सीखने के लिए शिक्षित किया जाता है। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको शिक्षण दें, और ये मान के चलते हैं कि आज अगर हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आगे भी आप इसी तरीके से उस जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजी का उच्च प्रयोग करते हुए हम आगे अध्ययन करवा पाएंगे। निर्देश, उच्च आदेश, कौशल विकसित करने और सहयोगियों को बढ़ावा देने के लिए छात्र केंद्रित दृष्टिकोण गतिविधियाँ आईसीटी शिक्षा द्वारा ही संभव है। ये एक हद नाम के शिक्षा शास्त्री थे, सन 2003 में इन्होंने दिया कि निर्देश और उच्च आदेश, जैसे निर्देश तो सभी दे दिए जाते हैं कि ऐसा आप करो, उच्च आदेश भी दे दिए जाते हैं जाइए काम करके लाइए, लेकिन कौशल विकसित करने के लिए जो आपका मतलब देखा जाए कि हमारे अंदर एक्टिविटी का डेवलपमेंट के लिए हम लोग सहयोगियों को बढ़ावा देने के लिए जब तक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण गतिविधियाँ नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता। और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण और गतिविधियाँ केवल और केवल शिक्षण द्वारा ही संभव होती है। शिक्षण और सीखने में आईसीटी के महत्व को स्वीकार करते हुए दुनिया के अधिकांश देशों में, जितने भी देश हैं लगभग सभी ने आईसीटी शिक्षण को विभिन्न रूपों में और विभिन्न नए आयामों में प्रदर्शित किया है। दुनिया भर के जितने भी देश थे उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कूलों में, कक्षाओं में नेटवर्क को आईएनजी में नेटवर्क की कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने, नेटवर्क आईएनजी बढ़ाने में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सभी देश। हमारे देश में अभी उतनी स्थितियां नहीं हैं, हमारे यहाँ भी उतना पैसा खर्च नहीं हो रहा, जबकि वास्तविकता है कि नेटवर्क और कंप्यूटर की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो शायद टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जब कंप्यूटर होगा, नेटवर्क होगा तो शायद हमें कार्य करने में अच्छा लगे। कई विचारकों की टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ना जारी रहेगा, लेकिन स्कूल पाठ्यक्रम में तकनीकी का एकत्रीकरण बहुत ही कठिन है। आईसीटी जो है परिष्कृत प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ा हुआ है। आज के सूचना तंत्र वाले समाज में उपयोग की जाने वाली तकनीकी जो भी आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये अक्सर मिश्रित होती है। मिश्रित कैसे कि हर चीज़ का मिक्सचर है, कोई ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कोई दूसरी कर रहा है, कोई तीसरी कर रहा है, लेकिन कोई एक जगह पर नहीं है। और हम एक साथ कई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। कैसे? हम उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए आपस में, जैसे हम आपस जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हमारे सैटेलाइट बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सैटेलाइट के हम लोग आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। इंटरनेट, क्योंकि सैटेलाइट
से जो हमें मिल रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से मिल रहा है, और हमसे जो आप तक पहुंच रहा है वो थ्रू सैटेलाइट आपको भी इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का भी हम प्रयोग करते हैं, जो विभिन्न भौगोलिक स्थानों में हो सकते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं यह उसी का एक बदलता हुआ रूप है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इसके माध्यम से हमको आपको क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सभी क्लास में हैं। हाँ, एक ज़रूर है कि आजकल हम लोगों को लगता है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किस तरीके से लाइब्रेरी कंसल्टेंसी कहाँ से हमें प्राप्त। तो आपको बता दें, डिजिटल पुस्तकालय आप जाएंगे, मैं उसका आपको बता दूंगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। आप अपने कंप्यूटर पे जाएं, उस पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी गूगल पर जा कर के टाइप करते हैं, तो टाइप करते ही आप गूगल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा देंगे अपनी ईमेल के माध्यम से, तो वहाँ पर पुस्तकों की एक बहुत बड़ी विशाल श्रृंखला आपको अध्ययन के लिए मिल जाएगी। आप अपने पाठ्यक्रम को चूज़ करें, और पाठ्यक्रम चूज़ करने के बाद आप जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर भी जा सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है, मुख्य चीज़ क्या है, डिजिटल पुस्तकालय क्या है। आप जैसे ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में जाते हैं, उसके नीचे जाते हैं, तो आपको उस पर, चूँकि नई नई चीज़ें उस पर अपलोड होती रहती हैं, तो आप रिसेंट सर्च पे चले जाइए, एडवांस सर्च में चले जाइए, और जैसे ही आप एडवांस सर्च में जाएंगे तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट में आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सभी कुछ देखने को मिल जाए। तो डिजिटल पुस्तकालय डिजिटल संसाधनों के माध्यम से उच्चीकृत करने की अनुमति दी जाती है, जहां शिक्षक, शिक्षार्थी और शोध सामग्री तथा पाठ्यक्रम तक हम पहुंच सकते हैं। अगर डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास, तो शिक्षक, शिक्षार्थी तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी मिल गई, और इस तरीके से हम जो है कोई भी रिसर्च मटेरियल अगर अपने पास लेके रखना चाहते हैं तो उसे भी लेके रख सकते हैं। आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से अंतरिक्ष, आज देखिए हम लोग मंगलयान में पहुंचने की बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। ये सब क्या है, आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से ही हम अंतरिक्ष, समय और दूरी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर हमें बात करनी है तो अगर हमें वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो जो भी हमारे सैटेलाइट्स जा रहे हैं वो सैटेलाइट्स वहाँ से किस तरीके से हमें फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ तभी संभव है जबकि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। और आईसीटी के प्रयोग से हम शिक्षा को जन जन तक, एक एक व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब शिक्षा में आईसीटी क्या है, मैं पीछे से एक ही चीज़ पर बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र को आईसीटी द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया है। और आज सबसे अधिक, आज ऐसे कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर पर, जब हमें आपको सभी को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, हम कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हमने आईसीटी का सहारा लिया है, और शिक्षा के क्षेत्र को भी आईसीटी द्वारा ही प्रभावित किया गया है, जो निस्संदेह शिक्षा अनुसंधान दोनों सभी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। आईसीटी ने छात्रों को प्रेरित करने, मजबूत करने और कौशल को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें शिक्षा से जुड़े रहने की क्षमता भी प्रदान की है। जो स्कूल के अनुभव से संबंधित मदद करने, काम करने के, कल के श्रमिकों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता पैदा करना और शिक्षण को मजबूत करना, स्कूलों को बदलने में मदद करना, सभी कुछ आईसीटी द्वारा ही संभव है। आपको बात मैं पुनः बता दूं कि आईसीटी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सोचे कि हमारे पास दिन प्रतिदिन रोज ही संख्या आ जाती है कि कल इतने कोरोना वायरस के पेशेंट थे, आज इतने हो गए,
कल इतने मर गए थे, आज इतने मर गए। सोचें कि अगर आईसीटी ना होती, इंटरनेट ना होता, ये सूचना का आदान प्रदान ना होता, तो कैसे हम संपूर्ण विश्व में निगाह रख पाते। आज हम संपूर्ण विश्व की चर्चा पर चर्चा करते हैं और देखते क्या है कि जो कुछ हमारे पास है हम सभी कुछ आसानी से देख पा रहे हैं। और देख पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह सही हो, और सही कार्य तभी हो सकता है जबकि हमें सूचनाएं सही प्राप्त होती हैं, और सूचनाएं हमें आईसीटी के द्वारा ही प्राप्त हो पा रही हैं। तेजी से बदलती हुई दुनिया में किसी व्यक्ति की जानकारी का उपयोग करने, उसे लागू करने के लिए बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता है, और इसीलिए आईसीटी को ग्लोबल विलेज में शामिल कर लेना चाहिए। अगर इसे ग्लोबल विलेज में शामिल कर लिया जाए तो शायद हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। स्कूलों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है। अब स्कूलों में आईसीटी आरएमएसए का एक घटक है। स्कूलों में इसका प्रयोग करने के लिए दिसंबर 2004 में शुरुआत की गई थी। वास्तविकता में तो देखा जाए बहुत पीछे, जिस समय उत्तर भारतवर्ष में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने ही आईसीटी पर बहुत जोर दिया था, और ये कंप्यूटर उन्हीं की देन है। उस समय सन 85-86 में जो है सभी इंटर कॉलेजेस को मोबाइल ये कंप्यूटर सिस्टम्स दिए गए थे कि इसको सीखें और उसके आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को बढ़ने में समय लगता है। धीरे धीरे आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, लेकिन अगर शुरुआत ही ना होती तो उसका अंत हो ही नहीं सकता था। उसी को बढ़ते हुए 2004 में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर दिया गया, दिसंबर 2004 में, और 2010 में सभी छात्रों को, माध्यमिक स्तर के सभी छात्रों को आईसीटी कौशल पर अपनी क्षमता बनाने और कंप्यूटर सहायता प्राप्त सीखने की प्रक्रिया में माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग कर दिया गया था। आज 9th-10th क्लास में कंप्यूटर एक विषय के रूप में रखा जा चुका है। सन 2010 में इसे संस्कृत, उर्दू या जो तीसरी भाषा होती थी उसके स्थान पर कंप्यूटर विषय को पढ़ने की खुली आज़ादी मिल चुकी है। निश्चित रूप से जो आज़ादी दी गई है कि कंप्यूटर उस समय पढ़ सकते हैं, तो स्वाभाविक सी चीज़ है जब हम इसे प्राइमरी एजुकेशन में शामिल करने की चर्चा करते हैं और ये मानते हैं कि अगर प्राइमरी एजुकेशन में शामिल कर ली जाएगी तो उस शिक्षा का स्तर उच्च हो जाएगा। तो अगर माध्यमिक में भी आ जाए, उच्च में भी आ जाए, तो निश्चित रूप से हमें मान सकते हैं कि हमारे बीच का डिजिटल विभेद, जो डिजिटलाइजेशन है, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। डिजिटलाइजेशन कहें, ग्लोबलाइजेशन कहें, कुछ भी कहें, सभी बातें एक ही हैं। जो भी हमारी योजनाएं बन रही हैं, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और अन्य भौगोलिक बाधाओं के बीच में डिजिटल विभेद को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। आईसीटी इंटरनेट सक्षम क्षेत्र के साथ साथ वायरलेस नेटवर्क द्वारा संचालित हम देख रहे हैं पूरी तरीके से वायरलेस है। चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीफोन भी दो रूपों में है, एक वायरलेस है और एक बिना वायरलेस है। टेलीफोन है, रेडियो पूरी तरीके से वायरलेस है, टेलीविज़न है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे आप यूट्यूब जो है यूट्यूब को देखते हैं, और मोबाइल में जो आपका व्हाट्सएप है, और एक पोस्ट ऑफिस करके है। इस तरीके से कई साइट्स हैं, नेटवर्किंग साइट्स हैं सोशल नेटवर्किंग की। उसके अलावा जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं नेटवर्किंग साइट्स की, ये सभी हमें उस पर मदद करती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है, एजुकेशनल ट्यूटोरियल जिनकी हम चर्चा अभी आगे करेंगे, इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही यूट्यूब वीडियो का तो आज सभी लोग व्यापक रूप से प्रयोग कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि मेरी क्लास जो है लाइव टेलीकास्ट
है यूट्यूब चैनल पर। निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि अगर यूट्यूब चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहा है तो वो इस वीडियो को स्टोर भी कर देगा, और स्टोर करने के बाद इसको सभी लोग किसी भी समय जहां है वहां पर देख सकते हैं। जो आधुनिक बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोगी संगम है। आईसीटी को सामान्यतः आईटी सूचना टेक्नोलॉजी, आईसीटी को अगर देखा जाए तो आईटी सूचना टेक्नोलॉजी के रूप में समान रूप में उपयोग किया जाता है। आईसीटी घटक की सूची लगातार बढ़ रही है। अभी तक हमारे पास मोबाइल होते थे, अब स्मार्टफोन हो गए, डिजिटल और स्मार्ट टीवी हो गए। पहले टेलीविज़न होता था, बड़ा सा टेलीविज़न होता था, फिर उसके बाद हमारा टेलीविज़न बदला और एलसीडी में आया, एलसीडी में कन्वर्ट हुआ, एलसीडी से एलईडी में आया, और एलईडी के बाद अब जो टीवी हमारे आ रहे हैं डिजिटल और स्मार्ट टीवी है, जिसपे किसी भी प्रकार के जो टाटा स्काई और इस तरीके के चीज़ें हैं उनके कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बैंडविड्थ में अगर हम उसको नेटवर्क दे दें, उसको इंटरनेट की फैसिलिटी दे दें हम, तो वो टीवी ऑलरेडी आपको सभी प्रोग्राम दिखाता रहे। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रविष्टियां भी यहाँ पर हो गई हैं। आईसीटी आधारित सूचना प्रबंधन। अब देखिए जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट का पार्ट है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन को हम कैसे देखेंगे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आज हम कक्षा ले रहे हैं तो इसमें प्रशासन की बहुत अधिक भूमिका है। मेरे अगल बगल 2-3 लैपटॉप्स रखे हुए हैं, अगर इन सभी को हम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ना देखें, एक यूट्यूब चैनल पर जा रहा है, दूसरा आप पर जा रहा है, तीसरा मैं देख पा रहा हूँ आपको, तो जब तक पूरा मैनेजमेंट नहीं होगा, पूरा प्रबंधन नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कैसा। दूसरी चीज़ छात्र प्रबंधन, स्टूडेंट मैनेजमेंट। जो आप हैं, जब तक आप नहीं हैं, जब तक छात्र नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो छात्र का प्रबंधन भी बहुत अधिक आवश्यक है। अंत में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी प्रबंधन। शिक्षक मैं, शिक्षणेतर कर्मचारी जो मेरे नीचे सबऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम आईसीटी द्वारा सूचनाएं जो भी आ रही हैं इनको आगे बढ़ा सकें। अब कीज टू सक्सेस इन द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। की सक्सेस क्या है? टीचर का एटीट्यूड किन 5 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले प्लान एंड कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टीम एंड स्कूल कम्युनिटी। जो कुछ हम पढ़ाने जा रहे हैं इसकी प्लानिंग की जाए, उसको प्लान किया जाए, इसका कमिटमेंट हो किससे, जो मैनेजमेंट टीम, जो कॉलेज का प्रबंधन देख रही है उस टीम से, और स्कूल की कम्युनिटी जो हमारे शिक्षक की शिक्षणेतर कर्मचारी जो कम्युनिटी है, सभी लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होंगे, किसी चीज़ का प्लान करेंगे कि हमें इस तरीके से शिक्षा प्रदान करनी है, इस तरीके से हमें अध्यापन करना है, तभी हम आगे जा सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ हमारे पास है, लैपटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। उसके अलावा कैसे कैसे हम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, कलेक्शन कहाँ से आएगा, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER इसको बोलते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे? OER को कलेक्ट करना, OER सभी हमें ऑनलाइन प्राप्त है, कहीं पर भी हम जा सकते हैं और वहाँ से OER प्राप्त कर सकते हैं। अब इन सब के बाद जब ये 3 चीज़ें हमारे पास हो जाए, प्लान एंड कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टीम एंड स्कूल कम्युनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, व्हेन वी गॉट 3 एस्पेक्ट्स
for teacher attitude. Then we trained the teachers and our management team and school community. If we not train them, then we do nothing. अगर हम उन्हें ट्रेन नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। और ट्रेनिंग कैसे कैसे? टेक्निकल और डिड टेक्निकल। टेक्निकल क्या है? टेक्निकल पार्ट वो है जो एक टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति ये पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। और दूसरा पार्ट क्या है? डिड सेक्टर, जो हमारा पार्ट है कि हम पूरा जो चीज़ पढ़ानी है, जो कुछ करना है, उसको एक साथ लेकर के आ जाएंगे। और इन चार चीज़ों के बाद मुख्य आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस। जब शिक्षेतर कर्मचारी, मैनेजमेंट, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जब सभी कुछ हमें मिल जाता है और सभी कुछ का एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सब चीज़ें एक साथ लिंकअप हो जाती हैं, तो हम आपको पढ़ा पाते हैं। और तब टीचर का एटीट्यूड बाहर आ पाता है, तब टीचर का पढ़ाने का तरीका बाहर आ पाता है। इसीलिए कहते हैं इजी, बहुत सरल है, यूजफुल एंड एफिशिएंट। इजी, यूजफुल एंड एफिशिएंट विद वैल्यू एडिटेड, तभी हमें दिखती है। अब ICT द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन की तरफ जा रहे हैं, इसके आधार पर पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पाठ्यक्रम का मुख्य प्रभाव क्या है? जो निश्चित पाठ्य सामग्री, जैसे आज आपको मालूम होता कि आज ये पढ़ाया जाएगा, तो निश्चित पाठ्य सामग्री के आधार पर छात्रों को सीखना और पुनः पेश करना आवश्यक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको सिखाया और उसके बाद होमवर्क दे दिया और आपसे कहा इसे अब आप रिप्रेजेंट कीजिए, आप हमें तुरंत बताइए। जैसे अभी कक्षा का जब अंत करूँगा तो शायद मैं आप लोगों से बाय नेम, आप लोग मेरी बात खूब अच्छे से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सभी की फ़ोटोज़ मुझे दिख रही हैं, कई लोगों के कैमरे चालू है इसलिए और अच्छे से देख पा रहा हूँ। तो उनसे क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे और किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि ये कैसे। तो मतलब सीखना हमने आपको सिखाया और जब आप पुनः पेश करेंगे, मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे, तो उस उत्तर को सभी छात्र सुन पा रहे होंगे। और इस तरीके से हमारा जो निश्चित पाठ्य सामग्री जो आज की है, इसके आधार पर सीखना और पुनः पेश करना जारी रहेगा। ज्ञान के निर्माण और संचार के लिए आवश्यक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। जो भी हमारे पास कौशल है, पढ़ाने का तरीका है, बोलने का तरीका है, उस पर भी ध्यान हमें केंद्रित करना है। पता लगा कि हमें बताना है कि रामायण की हम चर्चा कर रहे हों कि उसमें राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 भाई थे और भूल जाए थोड़ी देर बाद बतावें कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे वो द्वापर युग में थे और जो कृष्ण जी थे वो त्रेता में थे। हम उल्टा पुल्टा कर डालें, मतलब सीधी चीज़ें, हमें हर बिंदु पर अपने ध्यान को भी केंद्रित करना चाहिए। लक्ष्य उन्मुख पाठ्यक्रम। लक्ष्य मतलब एम, आपका एम कैसा है? जो भी आपको पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो अगर हम देखें तो जो कुछ आप आज पढ़ रहे हैं ये आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इसको किसी भी पाठ्यक्रम को आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। इसको जब हम चाहें तब बदल सकते हैं। शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षकों पर सबसे बड़ा प्रभाव है पाठ योजना तैयार करने में सहायक। ICT पाठ योजना तैयार करने में बहुत ही सहायक है। कैसे? जब मैंने पहले आपको बता दिया OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो हमें इंटरनेट के माध्यम से गूगल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहाँ पर हमें सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। तो हम कोई भी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में हम जो बिंदु हम चाहते हैं, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहते हैं, उनको हम वहाँ से भी प्राप्त कर पाते हैं। OER की हमें बहुत ही अधिक आवश्यकता होती रहती है। उसके साथ साथ शिक्षकों का नेटवर्क बनाने में भी ये सहायक होता है। शिक्षकों का नेटवर्क कैसे बनता है?
जो टीचर्स हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ और भी टीचर्स आ जाए तो पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। नेटवर्क बनने के बाद हम लोगों को कुछ भी पढ़ाना है तो हम सभी लोग मिलजुल करके एक नया पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, और नया पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद हम उसे आपके सामने दे पाएंगे। और सबसे ज़रूरी है शैक्षणिक तकनीकी प्रदान करने में सहायक। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो भी टीचरों को प्रदान कर दी जाए, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। अब शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव क्या है? तो प्रभाव किसी भी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव क्या है? ई लर्निंग द्वारा जीवन को लंबे समय तक सीखना सुनिश्चित करता है। ई लर्निंग जो आज हम आपको बता रहे हैं, जब इसे मैं यूट्यूब चैनल में भी डाल रहा हूँ, आज के बाद भी यदि अतिरिक्त शिक्षण सामग्री और विशेषज्ञ पूरे भारत में। अब जो टॉपिक मैंने लिया है, इस टॉपिक को कहीं पर भी दिया जा सकता है, किसी भी जगह पर कहीं पर भी इसे दे सकते हैं आप, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसके एक्सपर्ट्स पूरे देश में हैं। आज मैं आईसीटी पर, अभी आप जाएंगे यूट्यूब में जा कर के आईसीटी डालेंगे, ढेर सारे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो इसे पढ़ा रहे हैं। छात्रों के व्यक्तिगत सीखने के लिए सकारात्मकता। छात्र जो व्यक्तिगत तौर पे सीख रहे हैं उसके लिए सकारात्मकता मिलेगी। हाँ, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारा नुकसान कहा जाए, कहते हैं उसे सकारात्मक, लेकिन वो नुकसान ही है, मैन पावर की समस्या। जो मैन पावर की समस्या है, वो मैन पावर की समस्या से बचा जा सकता है। मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि हमें टीचर्स की आवश्यकता नहीं होगी, टीचर्स के स्थान पर कंप्यूटर ही पढ़ाता रहेगा और एक साधारण सा ऑपरेटर आपके पाठ को पढ़ाता रहे। नकारात्मक प्रभाव क्या है? बहुत पढ़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है? पैसा चाहिए, लागत, बाल परिपक्व शक्ति इसमें कम हो गई है, और छात्र जो है विषय सामग्री कभी कभी प्रौद्योगिकी पहलू में संलग्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो बताया, गार्जियन सोच रहा है कि छात्र पढ़ रहा है, वो किताबें पढ़ रहा है, लेकिन होता क्या है, किताब की जगह वो इंटरनेट पर गेम खेल रहा है, वो पिक्चर देख रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। तो छात्र विषय सामग्री के बजाय प्रौद्योगिकी पहलू में भी संलग्न हो सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की विधि। ऑनलाइन ट्यूशन बहुत से हैं, जैसे मूक प्लेटफॉर्म है, मूडल प्लेटफॉर्म है। इस समय हम बराबर देख पा रहे हैं कि हम लोगों को बराबर बताया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहाँ पर आपको शिक्षा प्रदान करने के सभी बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो मूक प्लेटफॉर्म है, मूडल प्लेटफॉर्म है, अनेकों प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन ट्यूशन के छात्र घर पर इंटरनेट के प्रयोग से के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम में एंट्री कर जाते हैं, जैसे आप लोग भी किए हुए हैं। छात्र ऑनलाइन प्रश्न पूछता है और शिक्षक जो है स्मार्ट बोर्ड पर लिखकर या पीपीटी का प्रयोग करके उसका जवाब दे देता है। सोचने की कि हम छात्रों से कक्षा में निर्जीव उपदेश सुनने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। निर्जीव क्या हमें कोई मतलब ही नहीं है। कक्षा में जो जानकारी दी जाती है इस समय अभी तक, वह क्या है? वो जानकारियाँ जो भी हम दे पा रहे हैं वो पुरानी है, सब कुछ पुराना है। हालांकि हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको सब कुछ नया दें, लेकिन ज़्यादातर शिक्षकों के साथ क्या है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी पुराने तरीके से और उबाऊ तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि छात्र परेशान होता है, ऊब जाता है, उसे पढ़ने में मन नहीं लगता। शिक्षकों को उन तरीकों को फिर से लागू शुरू करना चाहिए जिनके माध्यम से बच्चों में सीखने की ज़रूरत बढ़े, उन्हें लगे कि हमें बढ़ना चाहिए। मानव विचार की आवश्यकताओं के लिए पाठ्यक्रमों का मिलान भी किया जाता है। इंटरनेट मानव सूचना प्रसंस्करण की विशेषताओं को पूरित करने के लिए जानकारी देता है और अनुकूलित करने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन ज्ञान प्रदान करने के जो पारंपरिक तरीके हमारे पास हैं
जैसे व्याख्यान है, किताब है और सेमिनार्स हैं जिन्हें सम्मेलन पत्र कहते हैं। सूचना की एक रैखिक पद्धति होती है कि जो भी सूचनाएं हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल रही है, किसी भी तरीके से मिल रही हैं, ये जो पारंपरिक तरीके हैं इनको हमें चेंज करना होगा। समस्या को हल करने के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, सूचना अनुपात के भंडारण को पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसी रणनीतियों का प्रयोग करना है जिसके लिए मानव मन ज़्यादा अनुकूल रहे। आज हम लोग सोच रहे हैं, आज इतने लोग क्लास में आ गए, तो ये क्या है, अच्छा लगा है, हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना अच्छा लग रहा है, इसलिए हम क्लास में आए हैं। और जब फिर क्लास अच्छी लगेगी तो हम और भी क्लास में ज़्यादा संख्या में आएंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण के क्षेत्र में पहल। सबसे पहला बाईजूस का नाम हमने सुना है। यह लर्निंग ऐप है। थिंक एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर स्थित शैक्षिक तकनीकी टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्यूटरिंग फर्म का ब्रांड नेम है। इसकी स्थापना जो है 2011 में बेंगलोर कर्नाटक भारत में बायजू रविंद्रन द्वारा की गई थी। और ये जो है इसके माध्यम से भी लर्निंग ऐप है। मैं 3-4 लर्निंग ऐप्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। दूसरा लर्निंग ऐप है खान एकेडमी। खान एकेडमी का नाम आपने सुना है। खान एकेडमी जो सलमान खान हैं, इन्होंने 2008 में एक ऑनलाइन टूल का सेट बनाया जो छात्रों को शिक्षित करने में बहुत मदद करता है। इसके संगठन जो है वीडियो के रूप में छोटे छोटे पाठों का निर्माण करता है और वेबसाइट में शिक्षकों के लिए पूरक अभ्यास और अभ्यास सामग्री भी होती है। ये खान एकेडमी है। इस तरीके से और है तो बहुत सारे, लेकिन मैं 2-4 की ही चर्चा आपके सामने कर पा रहा हूँ। जी लर्न लिमिटेड, एसएल ग्रुप लिमिटेड। पहले जी लर्निंग लिमिटेड और एसएल ग्रुप दोनों अलग अलग थे, अब दोनों एक ही हो गए। तो जी लर्न लिमिटेड एंड एसएल ग्रुप लिमिटेड, ये जी लर्न लिमिटेड का एसएल ग्रुप लिमिटेड एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत में अपने उपक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और विभिन्न स्कूलों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षण संस्थान इसके लिए विभिन्न ब्रांडों में शामिल होंगे। इसके अलावा टाटा इंटरेक्टिव सिस्टम, ये हमारे देश का प्योर इंडियन है, पूर्ण रूप से भारतीय है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित कस्टम ई लर्निंग का एक भारतीय डेवलपर था। कंपनी ने जून 2018 में एमपीएस लिमिटेड, एक वैश्विक प्रकाशन और सामग्री और प्लेटफॉर्म डेवलपर द्वारा अधिग्रहण कर लिया था। इसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, मध्य पूर्व भारत, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड में दर्शाया गया। यहाँ पर सब जगह इसके माध्यम से पढ़ाई। अब इस आईसीटी आधारित शिक्षा के मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ करके सीखना विधि को बढ़ाता है। किस तरीके से हम उसको करके सीखें। दूसरी, स्वतः गति को सीखने में सक्षम बनाता है। तीसरा, समय की बचत को बढ़ावा देता है। सबसे ज़्यादा समय की बचत हो रही है। अभी इस समय आप लोग बैठे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो अपना कैमरा बंद कर ले, खाना भी खा सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी अतिरिक्त कार्य भी कर सकते हैं। पहले कहा जाता था एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती, एक साथ कोई भी व्यक्ति 2 कार्य नहीं कर सकता। लेकिन आज आईसीटी के आने से ये बदल रहा है। एक साथ 2 कार्य किए जा सकते हैं। आप पढ़ने के साथ साथ भोजन कर सकते हैं। हाँ, एक ही अंक का प्रयोग करके 2 कार्य नहीं कर सकते। स्वतः गति से सीखने में सक्षम, समय की बचत को बढ़ावा देता है। शिक्षण व मूल्यांकन को विस्तृत रूप देता है। जैसे क्या होता है, क्लास में आप लोगों को दिया गया कार्य कि इस पर एक निबंध लिखिए। आप क्या करते हैं, थोड़ा अपने मन से लिखा, थोड़ा बगल वाले के मन से लिखा, थोड़ा पीछे वाले के मन से लिखा, धीरे धीरे करके जोड़ तोड़ करके आपने एक आर्टिकल तैयार कर दिया। यहाँ के प्लेटफॉर्म में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अपने घर में करना है। आपने अपने घर में कार्य किया, कार्य करने के बाद गूगल प्लेटफॉर्म पर जा कर के आपको ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में आपको हमें होमवर्क सबमिट करना होगा। और जब आप एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे एक दूसरे का होमवर्क चुरा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा रहा। विस्तृत रूप इसलिए मिला कि नकल नहीं जब हो पाएगी तो मूल्यांकन भी सही होगा और शिक्षण में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अगला है बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखने को भी बहुत बढ़ाता है। बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाता है। छात्रों को जोड़ने का एक मंच प्रदान करता है, सभी लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे खास है शिक्षकों के बोझ को कम करने में सहायता करता है। कैसे? जैसे आज मैंने अपना ये टॉपिक तैयार कर लिया, अब कल मुझे फिर से आईसीटी ही पढ़ाना है, तो मैंने लड़कों से कहा कि जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में और उसमें पढ़ लीजिए, उसमें सभी कुछ लिखा है। या आपकी जो नॉर्मल कक्षाएं होती हैं, कक्षा कक्ष में एक प्रोजेक्टर लगा दिया, एक माइक लगा दिया, एक स्पीकर लगा दिया और अपने यूट्यूब चैनल को वहाँ पर चालू कर दिया, 1 घंटे तक आप उसी को पढ़ रहे हैं, तो शिक्षकों का बोझ इससे कम हो जाता है। एक बार जब उसने बना लिया तो दोबारा उसे बनाने की आवश्यकता कम हो जाती है। हालांकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि किसी भी OER को सर्च करने के लिए आप गूगल प्लेटफॉर्म पे जाएं, गूगल प्लेटफॉर्म में एडवांस सर्च में जाएंगे। जब आप एडवांस सर्च में जाते हैं तो एडवांस सर्च में आपको सभी कुछ नया पढ़ने को मिल पाता है। इसके लाभ छात्रों की याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए इसमें आसानी से चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब ब्लैक बोर्ड में चित्र बनाना होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षक आसानी से जटिल निर्देशों की व्याख्या भी कर लेते हैं और छात्रों को सुनिश्चित कर लेते हैं। शिक्षक इंटरेक्टिव कक्षाएं बना सकते हैं, पाठों को अधिक मनोरंजक बना सकते हैं, जिससे छात्र उपस्थित और एकाग्रता में सुधार हो जाता है। सूचना या आईसीटी उपयोगकर्ताओं को तेजी से बदलती हुई दुनिया में भाग लेने की अनुमति देती है। काम अन्य गतिविधियों को तेजी से विविध और विकासशील प्रौद्योगिकियों तक पहुंच से बदल जाती है। आईसीटी के तेजी से विकास ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा को कि जितनी भी शैक्षिक चुनौतियां थी, उनके अवसर थे, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो समान सीखने के अवसर प्रदान कर शिक्षा में नवाचार, न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें लाता है। आज जो मौजूदा सरकार है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी को बहुत अधिक अनुप्रयोग को महत्व दिया है। शिक्षकों द्वारा शिक्षण और सीखने में आईसीटी के उपयोग से अधिगम सरल और सुगम किया जा सकता है। आईसीटी के एक सफल खोजपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है और यही समय है जब हम आईसीटी का प्रयोग करके अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत अधिक देश की उन्नति कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम आईसीटी उपकरण का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के करें। साथ ही किसी भी चीज़ के लिए जो है हम आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से खोजना, विश्लेषण, कोई भी चीज़ हमने रिसर्च की, विश्लेषण किया, विनिमय और प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाना चाहिए। आईसीटी को उपयोगकर्ता, जो आईसीटी के उपयोगकर्ता हैं, समुदाय और संस्कृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के विचारों से और अनुभवों से त्वरित ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम देखें तो एक चीज़ क्लियर है कि आईसीटी के माध्यम से आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम सभी कुछ कर सकते हैं। और जो आईसीटी है, इसका उच्च शिक्षा में अगर हम प्रयोग करते रहेंगे, निरंतर प्रयोग करते रहेंगे, तो हमारा देश विकासशील से विकसित देश की ओर आ जाएगा। क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। अगर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई तो निश्चित रूप से वह देश, वह स्थान विकसित की श्रेणी में आने लगता है। तो हम सभी को आवश्यकता है कि हम विकसित की ओर बढ़ें और विकसित के लिए हम सभी लोग एक हों, एकजुट हों, एक प्लेटफार्म पर आएँ, OER का प्रयोग करें
OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का प्रयोग करें, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग करें, जो मूक और मूडल पर हमारे अपने देसी कोर्सेज हैं हम उसमें जाएं, उनका अध्ययन करें। इन सभी का अध्ययन अगर हम करेंगे, देश निश्चित रूप से उच्च स्तर को प्राप्त कर पाएगा। और इस तरीके से आज आपका यह अध्याय ICT इन हायर एजुकेशन ये संपूर्ण हो गया है। एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, आप सभी को जो कुछ पढ़ना है, जो कुछ करना है, उसके बारे में आप सभी निरंतर और साथ साथ जो कुछ आपका ये अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है, इसको आप करते रहें। कहीं कोई भी व्यवधान आने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ मैं फिर से आपको बता दूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप मेरे ऐप को देख पाते हैं, मेरे ऐप पे ही आज से मैं उसका लिंक चेंज करने जा रहा हूं। मेरे ऐप पे जब आप जाएंगे, मेरा पेज खोलेंगे, उसी पे ई सबमिशन का एक फ़ोल्डर मिलेगा। आपको ई सबमिशन के फ़ोल्डर पर जाना है। ई सबमिशन के फ़ोल्डर को आप रेगुलर चेक करते रहिए। ई सबमिशन के फ़ोल्डर पर आपकी क्लास की सूचनाएं, किस दिन क्लास होने वाली है उसकी सूचना मिलेगी, क्या आपको होमवर्क दिया गया है उसकी सूचना मिलेगी, और उसके साथ ही होमवर्क सबमिशन भी आपको निरंतर करना है। होमवर्क सबमिशन का टाइम निश्चित होगा और वो रात 12 बजे तक होगा। रात 12 बजे के बाद आपका किसी भी प्रकार का होमवर्क सबमिशन नहीं होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो अपना माइक खोल ले और अपना माइक खोल करके पूछ सकता है। उसके अलावा चैट बॉक्स भी एक सहारा है। चैट बॉक्स के माध्यम से भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल में मेरा लाइव वीडियो हो रहा है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो मुझे भेज सकते हैं। आज क्लास में आए, इनसे अपेक्षा करता हूं कि आगे की कक्षाओं में भी निरंतर उपस्थित रहेंगे, और साथ ही साथ ये सभी लोग कक्षाओं में उपस्थित रहने के साथ साथ ऐसे छात्र जो कक्षाओं में नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं उनको भी कक्षाओं में उपस्थित रहने के लिए कहें। धन्यवाद। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में तुरंत लिख दें, और नहीं तो यह मानते हुए कि आपकी कक्षा समाप्त हो गई है, मैं नेक्स्ट दिन के लिए, आगे के लिए आप मेरे ऐप को बराबर चेक करते रहें। ऐप पर आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। एनी को हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा। हाँ, स्वाति शुक्ला कुछ कहना चाह रही हैं? आप लोग निरंतर ऐप को चेक करते रहें और होमवर्क को करते रहें। स्वाति शुक्ला नो। किसी की कोई क्वेरी हो तो बता दें। और आपकी क्लास कैसी रही?